हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। और आज की क्लास में हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं, अभाज्य गुणनखंड को समझते हैं। हम लोग अभाज्य संख्याओं के बारे में जान चुके हैं कि वे संख्याएं जो एक और अपने आप से विभाज्य हो, वैसी प्राकृत संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो इन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में किसी भाज्य संख्या को व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है जी, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। गुणनखंड कहलाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड की। यानी कि हम लोग क्या करेंगे कि भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना सीखेंगे। चलिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एक भाज्य संख्या लेता हूँ 420। अगर हम लोग इसके अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे 420 इस तरह से, और क्या करेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या को लेंगे, यानी कि 2 को लेंगे। क्या ये 2 से विभाज्य है, तो हम लोग यहाँ 2 लिखेंगे, और 2 से कितने बार में विभाज्य है, तो यहाँ पे 210 हो जाएगा। फिर ये 2 से विभाज्य है, जब तक 2 से विभाज्य है तब तक करते जाएंगे, 2 से ले जाएंगे कितना बार में, 105 बार में। अब ये 2 से विभाज्य नहीं दिख रही, क्या ये अब 3 से विभाज्य है, अगली अभाज्य संख्या 3 से विभाज्य है, बिल्कुल ये 3 से विभाज्य है, तो 3 से ले जाएंगे, तो 3 से ले जाएंगे, तो कितना बार में चला जाएगा, तो ये आपका 35 बार में जाएगा। क्या अब ये 3 से विभाज्य है, तो 3 से विभाज्य नहीं है, 5 से विभाज्य हमें दिख रही है, तो अब इसे 5 से ले जाएंगे कितना बार में, 7 बार में। यानी कि हम लोग सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये जो 420 अभाज्य संख्या जो देख रहे हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो ये जो लिखने की आप जो विधि देख रहे हैं, ये क्या है, ये अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में है ना जी, तो इसलिए यह जो है ये आपका अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। इसका 420 का क्या हो गया, ये हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना है, समझ गए। अब इस अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड ही एक आधारभूत प्रमेय है, चलिए उसको हम लोग समझते हैं। तो जो आपका प्रमेय है इसे कहते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, यानी कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये आपका अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड ही ये आपका आधारभूत प्रमेय है। ठीक है, क्या है प्रमेय, इसको पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाऊंगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने
आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय यानी कि यूनिक अद्वितीय होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको एक अभाज्य गुणनखंड करके दिखाया था 420 का, तो मैंने उसमें दिखाया था जैसे इससे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 से ले गए थे 210 बार में, फिर 2 से ले गए थे 105 बार में, फिर 3 से ले गए थे 35 बार में, फिर 5 से ले गए थे 7 बार में। तो मैंने आपको इसको लिख के दिखाया था कि 420 बराबर में है 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हम लोग भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यही आपका अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंड इसमें कौन है, 2 है 3 है 5 है 7 है, इन्हें अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी कि इनके अगर क्रम को इधर उधर ना देखा जाए तो ये आपका यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। यानी कि अगर आप इसे ऐसे भी लिखेंगे तो इसका भी मतलब अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही है। और क्रम को नहीं देखा जाए तो क्या होता है, अद्वितीय होते हैं, यूनिक होता है। यानी कि किसी भी भाज्य संख्या को जब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखोगे, तो जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में उसे व्यक्त करेंगे तो ध्यान रखना होगा कि जो भी आप लिखेंगे वो हमेशा यूनिक होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों आपका सेम ही है, कोई अलग नहीं है। अगर क्रम को नहीं देखा जाए तो ये दोनों आपका सेम ही है। ये आने वाले क्रम के बिना क्या होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। समझ गए? तो यही है आपका अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो धनात्मक संख्याओं का मसा और लसा कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग देते हैं, अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना, लसा और मसा ज्ञात करना। चलिए जैसे मैं यहाँ पे आपको ले लेता हूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 संख्याएं ले लेता हूँ, एक 420 ले लेता हूँ और दूसरा 130 ले लेता हूँ। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि इन दोनों का हमें मसा और लसा ज्ञात करना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले दोनों का अलग अलग आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 420 का भी और 130 का भी। इसे 2 से 210 बार में, फिर 2 से 105 बार में, 3 से 35 बार में, 5 से 7 बार में। 130 की बात करेंगे तो 2 से 65 बार में, 5 से 13 बार में, ही ना जाएगा जी। अच्छा, तो हमने देखा कि 420 बराबर में हो गया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और 130 बराबर में हो जा रहा 2 गुना में 5 गुना में 13। तो अगर हम लोग यहाँ पे HCF और LCM की बात करें तो देखिए HCF ज्ञात करने के लिए क्या जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या देखेंगे दोनों में क्या क्या कॉमन है। तो देखिए दोनों में यहाँ पे एक 2 मिल जा रहा, एक 5 मिल जा रहा है। ठीक है, और कुछ नहीं ना मिल रहा है, तो 2 और 5 मिल रहा है कॉमन, तो ये 2 और 5 को गुना कर देंगे, यानी कि 10 इसका HCF हो जाएगा। अच्छा, एलसीएम के लिए यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे जो कॉमन मिल रहा है ना उसको एक बार लिख देंगे, जो कॉमन मिल रहा है उसको एक बार लिख देंगे, और उसके बाद जो बच गए, जैसे इसमें बच गया आपका क्या क्या, इसमें बच गया 2 3 7 और इसमें बच गया सिर्फ 13, तो इनको एक साथ लिखकर सबको गुना कर लेंगे। बात को समझे ना जी। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो कॉमन मिलेगा उसको एक बार लिख देना है, और बाकी जो अन्य बच गए दोनों उसके गुणनखंडों में जो बच गए वो उन गुणनखंडों को यहाँ पे गुना में करके सबको गुना कर देना होगा। तो इन सबको गुना कर दोगे तो आ जाएगा 5460। तो इस तरह से आपका ये एलसीएम ज्ञात हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है कि अगर हम लोग इस HCF में इस एलसीएम से गुना करें यानी आ जाएगा 54,600, और वही चीज अगर हम लोग 420 में 130 से भी गुना करें तो हमें वही देखने को मिलेगा यही। तो यहाँ से हमें एक निष्कर्ष, एक रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा कि यहाँ पे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ कि दो संख्याओं या धनात्मक संख्याओं का जो गुणनफल होगा वह किसके बराबर हो जाएगा, उन्हीं संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर हो जाएगा।
उसी तरह से अगर मान लीजिए एचसीएफ ज्ञात करना हो, एचसीएफ ज्ञात करना हो तो हम लोग इस एलसीएम को इधर ला देंगे भाग में, यानी हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है। उसी तरह से अब अगर हम लोग बात करेंगे, उसी तरह से बात करेंगे हम लोग एलसीएम की, तो ये हो जाएगा आपका दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में आपका हो जाएगा एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसको जांच भी कर सकते थे इसी उदाहरण को लेकर, एचसीएफ में एलसीएम से गुना करेंगे ये, और दो संख्याओं में जो 420 से 130 है उसमें गुना करेंगे तो यही आ जाएगा। समझ गए। ध्यान रहे ये सूत्र का प्रयोग हम लोग दो संख्याओं के ही लिए प्रयोग करेंगे, तीन के लिए नहीं। ठीक है, ध्यान रखना। मान लीजिए आपके पास तीन संख्याएं दे दे और उनका मसा और लसा यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना होगा, तो क्या करेंगे, जैसे 18, 24 और 60 हम लोग छोटी छोटी संख्याएं ले लेते हैं। तो तीनों का हमें क्या करना होगा, अलग अलग अभाज्य गुणनखंड कर लेना होगा, 18 का, 24 का और 60 का। चलिए अगर आप इसे 2 से ले जाएंगे तो 9 बार में, 3 से ले जाएंगे 3 बार में, इसे 2 से ले जाएंगे 12 बार में, 2 से ले जाएंगे 6 बार में, 2 से ले जाएंगे 3 बार में, 2 से ले जाएंगे यहाँ 30 बार में, 30 बार में, फिर 2 से ले जाएंगे 15 बार में, 3 से ले जाएंगे 5 बार में। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 18 बराबर में हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3, 24 बराबर में हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पर 60 बराबर में हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो जब हमें एचसीएफ निकालना होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा, तो तीनों में कॉमन देखा जाएगा। जैसे यहाँ पे ये 2 और तीनों में यहाँ पर देखिए आपका 3 मिल जा रहा है देखने को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 गुना 3 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन जब रही बात एलसीएम की, तो तीनों में जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, उसके बाद दुगो में भी अगर कॉमन मिल जाता है, जैसे यहाँ पे देखिए पेयर बन गया, तो उसको भी एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, दो का भी पेयर बन जाएगा तो उसको एक ही बार लिखेंगे, और कोई पेयर बन रहा है नहीं बना, अब जो एक्स्ट्रा बच गया उसको लिख लो, यानी कि 3 गुना 2 गुना 5, तो इन सबको गुना कर देंगे 360 आपका आ जाएगा। तो इस तरह से इसका एलसीएम और एचसीएफ हम लोग ज्ञात करेंगे। क्लियर हो गया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। आप देखिए 18 को आप लिख सकते हैं कि नहीं, 2 गुना 3 का पावर 2, 24 को आप 2 का पावर 3 गुना 3, और 60 को आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुना 3 गुना 5। तो अगर हम लोग यहाँ पे एचसीएफ की बात कर रहे हैं, अगर एचसीएफ की बात कर रहे हैं, तो अगर आप इस तीनों में से देखो, तो तीनों में से देखो यहाँ 2 का पावर सबसे कम वाला न्यूनतम घात वाले को लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 है, और उसी तरह 3 का पावर न्यूनतम घात वाले को ले लेंगे 3 है, यानी 6 आ गया। अब उसी तरह से एलसीएम की जब बात करेंगे तो इसमें सबसे महत्तम घात वाले को लेंगे, 2 का पावर 3 वाले को ले लेंगे, फिर 3 का पावर 2 वाले को ले लेंगे, और जो एक्स्ट्रा बच गया वो यानी 5 का पावर महत्तम घात वाला सिर्फ 5 ही ना, या कुछ नहीं तो पावर में 1 है, यहाँ 5 को ले लेंगे, तो इन सबको गुना कर देंगे। तो 8 गुना 9 गुना 5, तो यहाँ पे 5 8 40, 4 9 360 यहाँ भी आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसे यहाँ देख सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए अब एक छोटा सा टॉपिक बच गया जिसे हम लोग गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। गुणनखंड वृक्ष क्या होता है इसको समझ लेते हैं। फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री एक्चुअल में हम लोग इसे ट्री जैसा ही एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वृक्ष जैसा ही स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसलिए इसे गुणनखंड ट्री यानी कि फैक्टर ट्री कहा जाता है। चलिए देखते हैं। जैसे 420 का अगर हमें फैक्टर ट्री निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि एक ऐसा बॉक्स बना लेंगे, कैसा भी आपको जो अच्छा लगे 420 लिख लेंगे, फिर यहाँ से एक 2 बॉक्सेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 2 बॉक्सेस आप देख रहे हैं, इसमें एक में इसमें भाग करने वाली जो अभाज्य संख्या है उसको लिखेंगे। जैसे 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, इसको 2 से कितना बार में ले जाएंगे, तो यहाँ से 210 बार में, फिर यहाँ पे देंगे इस तरह से, और यहाँ पे 2 लिख देंगे, 2 से ये कितना बार में जाएगा, तो 2 से ये 105 बार में। फिर 105 की बात हो रही है तो ये 105 कितना से ले जाएंगे, 3 से ले जाएंगे कितना बार में, तो 35 बार में। फिर 35 को ले जाएंगे हम लोग 5 से कितना बार में, तो 7 बार में। तो ये देख रहे हैं कि ये पेड़ जैसा ट्री जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, इसलिए ये आपका क्या कहलाएगा, गुणनखंड वृक्ष यानी कि फैक्टर ट्री कहलाएगा। तो ये जो है आपका क्या है, फैक्टर ट्री। और यहाँ से भी आप इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख सकते हैं, इन सब बाहर वाली संख्याओं को गुणक में लिख के, यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7,
इसी तरह ना लिख रहे थे। तो यहाँ से भी हमें वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सीधे एक्सरसाइज में चल के देखेंगे। यही आपके टॉपिक्स थे, मैंने सारे टॉपिक्स बता दिए और इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन हम लोग को सीधे एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।